Okay, guys, today we are going to start the nationalism in India. ये वो चैप्टर है जिसमें आप लोगों को सीखना है कि हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी पास्ट में इंडिया ने कितनी मशक्क़त करके, हमारे पूर्वजों ने कितनी मशक्क़त करके भारत को ब्रिटिशर्स से आज़ाद करवाया था, जो कि कॉलोनियल पावर्स थे। तो अगर हम लोग ये चैप्टर में स्पेशली उस बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटली इंडिया से भगाया गया था, मतलब इंडिया से उनको निकाला गया था। अब ये चीज़ होता है कि जब हम लोग बात करते हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया में बात करते हैं, सब लोग पोस्ट नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को कोई नहीं याद करता। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो हुआ था जो ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी ने, उसके 50-60 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था। ड्यूरिंग अराउंड सिपॉय म्यूटिनिटी के साथ स्टार्ट हो गया था, जब रानी लक्ष्मीबाई हो गए, तात्या टोपे हो गए, नाना साहेब हो गए, ओरछा की द क्वीन ऑफ ओरछा, देन किटूर की रानी, ये सब लोगों ने पूरा कट्टर एक दिया हुआ था कि ब्रिटिश एम्पायर को दिया हुआ था। उन्होंने पूरा लंबा एक दिया हुआ था कि भाई तुमको हम जीतने नहीं देंगे, लेकिन उस टाइम ऐसा एक सिचुएशन बना कि वो लोग जीत नहीं पाए। और इसका रीज़न भी था क्योंकि उस टाइम में सब लोग क्या करें, इकट्ठे नहीं हो पाए थे। नो डाउट उस टाइम जितने भी राजा राजवंशी थे या फिर जितने भी थे, सब में उतना यूनिटी नहीं था, सब अलग अलग के थे। तो यूनिटी नहीं होने की वजह से तो हालांकि हो नहीं पाया, बट उनके उस म्यूटिनिटी के बाद से, उस मूवमेंट के बाद से लोगों के दिमाग में चल चुका था कि भाई नहीं, अगर हम लोग एक नहीं होते तो हमको आज़ादी मिलने से रही। और इसी वजह से उन्होंने जो मूवमेंट का मेजर वे में स्टार्ट किया था वो था नेशनलिज्म इन इंडिया में हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये मूवमेंट्स हम लोग जब देखते हैं तो ये कहानी तब स्टार्ट होती है जब एक दुबला पुतला सा आदमी इंडिया से होके अफ्रीका गया था। इंडिया से अफ्रीका वो इसीलिए गया था क्योंकि वो बेसिकली लॉ पढ़ा हुआ था, तो वहाँ पे एक ट्रेडर्स ने उसको लिया हुआ था कि उसके लीगल मैटर्स में वो उनको हेल्प करे, और इस मैटर की वजह से उन्होंने उसको लेकर गया हुआ था। कहाँ पे लेकर गए थे? अफ्रीका में लेकर गए थे। तो अफ्रीका में वो जब लेकर गए थे तब उनका फोकस था कि भाई ये हमको हेल्प करे। और अफ्रीका में जाने के बाद जब उस बंदे ने देखा कि यहाँ पे गोरे काले का फ़र्क चल रहा है, ब्लैक एंड वाइट का डिफ्रेंशिएट चल रहा है, एपथिस्ट पॉलिसी चल रहा है, रेशिज्म चल रहा है, तो उससे रहा नहीं गया। ही हैड हेल्प द पीपल, वहाँ से हेल्प किया हुआ था अल्टीमेटली, और वहाँ पे बहुत हद तक सक्सेस हुआ। और ही हैड स्टार्टेड द सत्याग्रह। कोई बता सकता है वो है कौन? इट्स नॉन अदर देन द फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी। तो उन्होंने अफ्रीका में जाके ये सारा चीज़ किया हुआ था। तो अफ्रीका में ऑलरेडी उनको सक्सेसफुल मिलने के बाद जब वो इंडिया में आ रहे थे वापस, तो इंडिया में जब आने से पहले उनके साथ कुछ ट्रेजेडी भी हुआ था। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रेजेडी। तो अब ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जान चुके थे कि भाई एक ऐसा आदमी है, एक पतला सा एक इंडियन है, भाई एक काला आदमी है, लेकिन उसके पास कुछ अलग सा हथियार रखा हुआ है। भाई वो बोलता है मैं सत्याग्रह करूंगा, तुम जितना मारो पीटना है मार लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ये बोला हुआ। तो कुछ बताया रहे, छोड़ो छोड़ो कोई नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, 1-2 दिन करेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। अब वो लोग जब इंडिया में महात्मा गांधी वापिस आए, उस टाइम तक क्या हो चुका था, ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटिशर्स लोगों को बहुत ज़्यादा सैनिक चाहिए था, गुड्स चाहिए था, जो कि इंडिया से लेते थे, क्योंकि इंडिया उनका कॉलोनियल का सबसे बड़ा पावर था, तो यहाँ से लेते थे। तो उन्होंने इंडियंस को बोला हुआ था कि भाई तुम लोग अगर हमको सपोर्ट करोगे ना, नो डाउट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वी विल डेफिनेटली गिव यू द समथिंग बेनिफिशियल, ये बोला हुआ था। तो इनको लगा था कि भाई ये लोग हमको आज़ादी देंगे। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। तो महात्मा गांधी उसी दौरान जब वापस आते हैं 1915 में, महात्मा गांधी वापस आते हैं, तो उन्होंने जब ये सिचुएशन देखा, उनको ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते थे, तो कांग्रेस के भी बहुत सारे, उस टाइम कांग्रेस बन चुका था, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स उनको सपोर्ट करना चाहते थे। तो उस टाइम कांग्रेस के कुछ रिनोन लीडर्स थे, उन्होंने उनको एक सजेशन दिया कि आप एक नेशन वाइड मूवमेंट करना चाहते हो, ठीक है, वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू, बट आपको एक चीज़ करना है। तो बोलते क्या करना है? आप एक काम करो, आप जाके कंट्री का घूम, आप पूरा इंडिया घूम के आओ एक बार। तो महात्मा गांधी इंडिया बोलते ना भारत भ्रमण के लिए निकले। तो उनको पता नहीं था कि उनको क्यों बोला गया है।
तो जब वो इंडिया घूमते हैं ना तो उनको पता चलता है कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स हैं, लोगों की सोच अलग है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लोगों की प्रॉब्लम्स पता चले। उनको ये नहीं भेजने के लिए, उनको इसलिए नहीं भेजा था कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स रहते हैं उनको जान के आओ बोल के, लेकिन इसलिए भेजा था कि वो अगर इंडिया में जाते तो हर किसी का प्रॉब्लम समझ पाएंगे। हर किसी के जगह में अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो उसी दौरान महात्मा गांधी जब इंडिया में घूम रहे थे, उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छे से काम किया था, और वो क्या था? उन्होंने सत्याग्रह का आइडिया स्टार्ट कर दिया था। तो उनका पहला चीज़ जो हुआ था 1916 में, इन 1960, महात्मा गांधी कहाँ गए थे? चंपारण गए थे, जो कि बिहार में है। चंपारण एक ऐसी जगह है जहाँ पे फार्मर्स को, जो लेबर्स के जैसे फार्मर को रख के वहाँ पे क्या करें, इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जा रहा था। ब्रिटिश उसका बहुत प्रॉफिट लेते थे। इंडिगो का ऐसे भी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड था, तो उसका प्रॉफिट ले रहे थे। और वहाँ के जो फार्मर्स थे उनको कहीं जाने नहीं दे रहे थे। भाई उनको वहीं पे रहना है, कहीं से भी आए रहे, उनको कहीं बाहर जाने का हक नहीं है। दे आर लाइक ए बॉन्डेज लेबर की तरह उनको वहीं पे रहना है, काम करना है। कहीं भागने की कोशिश करे तो बहुत पिटाई होती थी उसकी। अगर घर जाने की रिक्वेस्ट करता था तो 4-5 साल में एक बार उसको जाने देते थे, वो भी कुछ ब्रिटिश ऑफिसर के साथ। वो हालांकि वो जब जाने आने का खर्च भी वो ब्रिटिश ऑफिसर का वही बंदा उठाएगा बोलते थे। गिन चुन के कुछ पैसे होते थे उसके पास, उसके ऊपर उनके ऊपर इतना फोर्स जाती होता था। तो 2 दिन का अगर छुट्टी मिलता था तो भाई एक दिन के ऊपर 2 दिन हो गए ना, तो उसके बाद 1 मिनट वो लोग रहने नहीं देते, अपने ही घर से मार पीट के उनको लेकर आते थे। तो ये जब महात्मा गांधी वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बताया कि उनको वो पीजेंट्स वहाँ पे महात्मा गांधी को बताते हैं कि देखिए हमारे साथ ये जाति होती है, हमको फ्रीडम नहीं मिलता है, हमको अपने घर वालों के साथ रहने तक नहीं मिलता है। तो महात्मा गांधी को ये सुन के बहुत धक्का लगा, बहुत बुरा लगा। तो ये सुनते हैं कि वो बोलते हैं कि इतना ऐसा क्या है। तो पहली बार बोलते हैं ना, पहली बार महात्मा गांधी ने वहाँ पे सत्याग्रह का स्टार्ट किया चंपारण में, कि उनके हक के लिए उनको पावर मिले। आफ्टर द चंपारण ही हैड मूव टू अनदर प्लेसेस, अलग जगह घूमते हैं। तो उसी दौरान वो खेड़ा में गए रहते हैं, गुजरात में एक जगह है। तो वहाँ पे भी वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था। क्या प्रॉब्लम्स आ रहा था? वहाँ पे पीजेंट्स लोगों को टैक्स मांगा रहा, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको टैक्स मांगा जा रहा था, और वो टैक्स दे नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं दे पा रहे? उनका फसल बर्बाद हो चुका था, सूखा पड़ने की वजह से वहाँ पे फसल बर्बाद हो चुका था। तो महात्मा गांधी को उन्होंने हेल्प मांगा। तो महात्मा गांधी पूछते तुम लोग टैक्स देते हो हर बार? तो बोलते कि हाँ हम लोग देते हैं। किसको देते हो? जमींदार को देते हैं। तो जमींदार को उन्होंने, ये जो मूवमेंट्स में उन्होंने जमींदारों को समझाया कि देखो ये तो तुम्हारे ही आवाम है, तुम्हारे ही लोग हैं, तुमको तो ये लोग हर टाइम टैक्स देते ही देते हैं। अभी जब इनका फसल बर्बाद हुआ है तो इनसे टैक्स मत लो। लेकिन वो लोग मानते नहीं है, उनको लगता है कि अरे ये छोड़ो ये, और वो बोलता है कि हमको तो ब्रिटिशर्स को देना है, ब्रिटिशर्स हमारी बात कहाँ सुनते हैं। तो महात्मा गांधी ने बोला ठीक है, अगर आप हमारी बात नहीं सुनते तो वी विल डू डेफिनेटली व्हाट वी विल लाइक। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सत्याग्रह वहाँ पे भी स्टार्ट किया। दे हैव डन द सत्याग्रह कि हम लोग पेजेंट्स को हक मिले, कि उनको भी टैक्स देना ना पड़े, रेवेन्यू देना ना पड़े। इसी वजह से वहाँ पर तीसरा, उसी के बाद उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था 1918 में। ये कौन सा, कहाँ पे किया था उन्होंने? ये अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर के लिए किया था। अब उनके मालिकों के अगेंस्ट में, इट वॉज नॉट फॉर द ब्रिटिशर्स, इट फॉर अगेंस्ट द ओनर्स ऑफ द कॉटन मिल। अब ओनर्स के अगेंस्ट में क्या हुआ था? ओनर्स क्या कर रहे थे? पुराना फैक्ट्री चला रहे थे, मशीनरीज पुराने हो गए हैं, ओवर टाइम करवाते थे, पैसा ज़्यादा नहीं देते थे, एक्स्ट्रा लेबर होता था, लेकिन इनके लाइफ के ऊपर रिस्क होता था, वो मशीनरीज के ऊपर फिर भी वहीं पे काम करवाते थे। तो महात्मा गांधी के वहाँ पे ओनर्स को भी वहाँ पे समझाया गया कि भाई ये तुम्हारे वर्कर्स हैं, तुमको उनके लाइफ का थोड़ा कदर करो, थोड़ा अच्छा खासा सैलरी दो, क्योंकि यू आर अर्निंग लॉट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ इट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप प्रॉफिट कमा रहे हो और इनको कुछ नहीं दोगे, ये कैसे होगा। तो उन्होंने ये चीज़ उनको कहा हुआ था कि भाई आप करो, आप काम करवा रहे हो ठीक है, लेकिन आप उनको पैसा तो दो, मतलब सैलरी तो आप देते ही हो, बट ठीक है अमाउंट के टाइम के साथ थोड़ा ज़्यादा तो बढ़ाओ, फिर या फिर उनके वर्किंग आवर तो कम करवाओ, या फिर उनका थोड़ा लाइफ के ऊपर रिस्क जो रहता है, पुरानी मशीनरीज तो चेंज कराओ। वो सुनने से रहे ओनर्स बोलते हैं अरे चलो चलो ये क्या बोल, ये कुछ भी बोलता है, इसका बात कौन सुनेगा। तो ठीक है, उन्होंने फिर अपनी जादू की छड़ी कमाई। He had again started the सत्याग्रह over there। ये 3 ऐसे सत्याग्रह थे जब इंडिया में उन्होंने रिवोल्ट बोलते हैं ना, एक बड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट करने के, मास मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले वाले थे। और ये 3 सत्याग्रह इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे कि लोगों को अब भरोसा आने लगा था इस आदमी का। तो वो सोचने लगे यार ये वो आदमी है, दिस इज द पर्सन जो डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अस।
तो ये सोच तो चल रहा था। महात्मा गांधी फिर आते हैं, कांग्रेस के सेशन में बैठते हैं, एंड ही हैड अगेन, उसी दौरान उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया था। 6 अप्रैल 1919 में उन्होंने डिक्लेयर किया था सत्याग्रह डे। सत्याग्रह, अब जान लेते हैं सत्याग्रह क्या होता है। अपने टाइम से हम बोल रहे हैं सत्याग्रह, सत्य। इट इज़ मेड ऑफ 2 हिंदी वर्ड, सत्य प्लस आग्रह। सत्य की खोज, सत्य के पीछे जाओ, आग्रह करो, उसको ढूंढो, सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है। और उन्होंने यही चीज़ बोला था कि हमको सही रास्ते पे जाना है, हमको गलत में नहीं। ब्रिटिशर गलत करे, कोई गलत करता है, हमें कोई मतलब, लेकिन हम सही रास्ते पे रहेंगे। और दैट इज़ द थिंग विच दे हैव इनिशिएटेड। एंड उसी दौरान एक खतरनाक, बोल सकते हैं हम लोग, एक खतरनाक ब्रिटिश लोगों ने एक नया एक्ट पास कर दिया, एक रूल पास कर दिया। इट वॉज द ईयर 1919 when Britisher have passed a act, राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट के नाम से पास हुआ क्योंकि एक कमेटी में एक मेंबर जो इनको लीड करते थे, उनका सरनेम राउलेट था, तो उनके नाम से ही आ गया, राउलेट एक्ट आ गया। एंड मज़ेदार वाली बात थी कि राउलेट एक्ट इसलिए पास हुआ था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के कगार पे आ चुका था। वो लोग देख चुके थे, इंडियंस लोग बौखला चुके थे, भाई ये लोग बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे बात नहीं सुन रहे हैं। हम लोगों, ब्रिटिश लोगों ने पहले तो वादा कर दिया था, लेकिन वो लोग वादा पूरा नहीं करने वाले थे। तो जब देखे कि भाई ये लोग हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो एक्ट पास करते हैं। और राउलेट एक्ट के हिसाब से उन्होंने क्या पास किया था कि अगर कोई भी पब्लिक मीटिंग करता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, मतलब हमारे ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाता है, तो हम उनको तुरंत अरेस्ट कर लेंगे और जेल में डाल देंगे। कितने? 2 साल तक तुम्हारा कोई कोर्ट ट्रायल नहीं होगा। मतलब क्या होता है, अरेस्ट होने से कोर्ट ट्रायल होता है, कोर्ट में लेके जाते हैं, उसका वो मुजरिम है या क्रिमिनल है कि देखा जाए, प्रूव करना। लेकिन वहाँ पे बोलते नहीं, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे साथ कोई ट्रायल नहीं होने वाला, यू विल बी गोइंग डायरेक्टली टू द जेल। ओके, अब ये बात तो हो गया, तो ऑल ओवर कंट्री में हो गया। और आप एक चीज़ जान लो कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे राउलेट एक्ट का आने का मतलब बनता है एक बहुत प्रॉब्लम वाला चीज़ है। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया एक कलरफुल कंट्री है, यहाँ पे शादी ब्याह भी होता है, लोगों के ऊपर खानदान आते हैं। और वो लोग बोले थे 5-6 लोग भी कहीं पे इकट्ठा हो गए ना चौराहे पे, तब भी ये लोग सोचते हैं दे आर डूइंग पब्लिक मीटिंग, हमारे अगेंस्ट में कर रहे हैं मीटिंग। तो लोगों को अब जो भी करना होता था तो ब्रिटिशर को बताना होता था। शादी ब्याह भी करते हैं ना, उनको खबर करना होता था। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। इफ़ यू एवर वॉच द मूवी कूली और मर्द बोल के 2 मूवी है, पुराने हैं, अमिताभ बच्चन जी के, हैव यू चेक इट आउट। वहाँ पे आपको इस राउलेट एक्ट का सिनारियो देखने को मिलता है। अब लोग कैसे कि उस सिनारियो में दिखाता है कि वो एक शादी ब्याह में ब्रिटिशर को तुम लोग को किसके परमिशन दिया कि तुम लोग करो, सर शादी ब्याह कर रहे हैं। बोलते कि शादी ब्याह कुछ नहीं सुनना है, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ आस, आपको हमारी परमिशन लेनी होगी, तभी जाकर आप कुछ कर सकते हो। मतलब वहाँ पे ऐसा था, गांव के चौपाल में भी अगर आप बैठ जाते हो, खाली शाम के टाइम में बैठ जाते हो, डिस्कशन करते हो ना, जो बुढ़े लोग बैठते हैं गाँव के चौपाल में, वो भी कर रहे हो, मीन्स आप लोग हमारे अगेंस्ट में प्लॉटिंग कर रहे हो, आपको जेल में डाल देंगे। तो ऐसा असर वहाँ पे हुआ था। और इस राउलेट एक्ट का अगर जेन्युइनली बात बोले तो इस राउलेट एक्ट का बहुत खतरनाक असर, जेन्युइनली बात, बहुत खतरनाक असर और बहुत भारी कीमत इंडिया को चुकाना पड़ा था। अब बोलेंगे सर ऐसा कौन सा भारी कीमत चुकाना पड़ा था? तो एक अगर डिटेल्स में देखें तो इट वाज 13 अप्रैल 1919, उससे एक दिन पहले ही 12 अप्रैल 1919 में राउलेट एक्ट पास हुआ था अमृतसर में पास कर दिया गया था। और हम लोग जानते हैं कि पंजाब के लोग बैसाखी बहुत अच्छा मनाते हैं क्योंकि इट्स अ फेस्टिवल, तो इज़ देयर फेस्टिवल। तो वहाँ पे क्या कि गांव से लोग क्या कहते हैं, जलियानावाला बाग एक ऐसा जगह है जहाँ पे संकुरी रस्ती होती है, पूरा एक पार्क टाइप का पार्क है, बड़ा सा फील्ड है और एक संकुरी रस्ती है। मतलब आपको मैं दिखा रहा हूँ ना ऐसा, जस्ट इमेजिन दीज रे इज़ एक संकुरी रास्ता है, एक ये बाउंड्री बना हुआ है चारों तरफ से और बीच में कुआं है और वहाँ से जाने का रास्ता था। तो सब लोग गांव के औरतें, बच्चे, बूढ़े सब आते थे, मतलब एक फेस्टिवल, उनके लिए फेस्टिवल होता है। तो वो आए थे फेस्टिवल कर मनाने, लोगों को अपने साल भर में एक बार आते हैं डिस्कशन करने, मिलने, इसलिए आए हुए थे। सोचे कि चलो भाई अब मिलते हैं, सबसे खुशी मनाते हैं, ये सोच के आए हुए थे। और ये वाली बात जब जनरल डायर जो कि वहाँ पे इंचार्ज में थे, उनको जब खबर मिलता है कि जलियानावाला बाग में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। बोलता है कि ये इंडियंस अपने आप को समझते क्या हैं, ये क्योंकि हमारा डर ख़त्म हो गया है। हाँ,
ये लोग हमारे नौकर हैं, ये लोग को डर खत्म हो गया, आज मैं दिखाता हूँ इनको डर क्या होती है। ही जस्ट मूव देयर, वो जाके वो जो संकुरी रास्ते से जाता है वो उस जगह को ब्लॉक करता है, बिना किसी पहले से वार्निंग दिए, बिना वहाँ पे वो फायरिंग स्टार्ट करता है। जनरल डायर की उस फायरिंग के वजह से वहाँ पे पब्लिक तो हाहाकार मच जाता है, जो भागते हैं, कुछ कुएं में कूद गए, कुएं में एक के ऊपर एक कूद के मर गए, कुछ लोग दब के मर गए और कुछ लोग दीवार फांद के जाएंगे बोलते। तो जनरल डायर इतना क्रुएलिटी वहाँ पे था कि भाई बंदूक के नोक को ऊपर करवा दिया गया, मीन्स जो उसने बोल दिया था कि यहाँ से कोई जिंदा बच के जाने ना पाए। और वहाँ पे लिटरली ये हुआ था कि जो इंडियंस वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, जलियाना वाला बाग में आए हुए थे, वो बेवजह के इनोसेंट पीपल मारे गए थे। अब इसका जिम्मेदार है कौन? जनरल डायर तो था ही। अब उससे पहले का एक चीज़ बता दूं, जनरल डायर के ऊपर क्या हुआ आगे बताने से पहले एक चीज़ जान लो कि जो रावलेट एक्ट था ये जलियाना वाला अमृतसर में पास हुआ था एक दिन पहले। आसपास के गांव में लोगों को पता नहीं था, गांव के लोगों को उस टाइम आज के जैसा कम्युनिकेशन नहीं है, लोगों को जल्दी नहीं पता चलता, बहुत देर में पता, तो उनको पता नहीं था। अब लोगों को पता नहीं था, वहाँ पे आए थे, तो वो इनोसेंट पीपल को जब पता ही नहीं था और उनके साथ ये ऐसा किस्सा हुआ है, सोच लो कि क्या हालत है। कितने परिवार उजड़ गए, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, बच्चे, औरतें, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, आदमी बहुत मरे। तो इंडिया पूरा तिलबिला उठा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया के पहले सुना था, दन रह गया था, ये ऐसा कैसा कर सकते हैं, हाउ क्रुएलिटी दे हैव डन, मतलब इतना कैसे, मतलब इतना क्रुएलिटी वो लोग कैसे कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने उस टाइम पहली बार उन्होंने आवाज़ तेज की थी कि कोई भी, सब किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। हम ये जानते हैं कि हमारे हिंदू रिचुअल्स में ये होता है, भारत में होता है कि जब किसी की मौत होती है ना, चूल्हा नहीं जलता है, खाना नहीं बनता है, तो चूल्हा नहीं जलेगा। इट वॉज द फर्स्ट एवर टाइम जब पंजाब में पूरा चूल्हा बंद था। सबसे अमृतसर का जो इंचार्ज था वो डर गया था। पंजाब और अमृतसर का जो इंचार्ज था ना, वो मतलब वहाँ पे जो कलेक्टर था वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि भाई अब क्या हो रहा है, मतलब वो बंद होने का डिसीजन इतना खतरनाक था, दुकान, शटर, सब कुछ बंद हो गए थे। वो डर गया था कि ऐसा कैसा हो गया, इतना कैसे। सो वो चाहते थे कि, तो ये सब देख के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जनरल डायर के ऊपर एक कमेटी बिठा दिया कि जनरल डायर को पूछा गया। तो जनरल डायर ने जब जनरल डायर को पूछा कि क्या आप गिल्टी फील कर रहे हो, तो उसका जवाब था कि नो, मेरा बस चलता तो मैं इनको, उसने ये स्टेटमेंट दिया था, मेरा बस चलता तो मैं इनको ऐसा मारता, इनको इतना करता कि वो अपना नाक रगड़े, ये नौकर, ये स्लेब से हमारे ये नाक रगड़ते हुए नीचे हमारे पैरों तले आए और हमको सलाम ठोके, सलाम दे हमको। मतलब उसका संकुचित सोच हम लोग समझ सकते कि एक इंसान होते हुए उसका सोच कैसा था, देख लो कि वो अपने कंट्री का प्रायोरिटी। तो उसको इस चीज़ का गिल्टी मान के इंडिया से उसको इंग्लैंड भेज दिया गया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर जनरल डायर इंडिया में रहेगा तो दंगे होंगे। ब्रिटिश ने खाली दिखाने के लिए, अपना छवि बढ़ाने के लिए उन्होंने बोल दिया कि इसको ब्रिटेन हम लोग भेज देते हैं, इसके पोस्ट हम लोग ले गए, नौकरी ले लिए गए। लेकिन ऐसा था नहीं, जनरल डायर को इंडिया से तो भेज दिया गया, लेकिन इंग्लैंड में उसको रेस्पेक्ट दिया गया, सम्मान दिया गया, मतलब उसको अवॉर्डेड किया गया, कैश रिवॉर्ड दिए गए कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा काम लोगों के बीच में डर, कॉलोनियल के सामने हम लोग मालिक हैं, वो नौकर हैं, उनके सामने एक हक दिखाना चाहिए, पावर दिखाना चाहिए। तो इस चीज़ से कॉलोनियल गवर्नमेंट्स का हम लोग को सोच समझ में आना चाहिए, उनका थिंकिंग समझ में आना चाहिए कि ऐसा था। पहली बार अगर कोई कॉलोनियल गवर्नमेंट में किसी ने अपोज किया था, दैट वाज द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स जो था, दे हैव रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द जनरल डायर। जनरल डायर के इस आइडियाज़ के उस टाइम नहीं, लेकिन बहुत बाद में जनरल डायर के अगेंस्ट में हुआ था। और वही चीज़ था कि जलियांवाला बाग मशाक के केस के बाद इंडिया के बहुत सारे रिनोन पर्सन, इंक्लूडिंग रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको ब्रिटिशर्स लोगों ने नाइटहुड का टाइटल दिया था, उन्होंने उसको सरेंडर कर दिया, बोला कि हमको नहीं चाहिए आपका दिया हुआ ये टाइटल, क्योंकि आपका दिया हुआ ये टाइटल हमारे लिए गाली बन गई है। आज हम किस हक से ये टाइटल रखें कि आप एक तरह से हम लोगों को टाइटलों के सम्मान देते हो और उसी तरह हमारे ही लोगों को आप मार रहे हो। ही हैड सरेंडर, ही हैड रिजेक्टेड दैट टाइटल। उन्होंने ब्रिटिश को रिटर्न किया, मैं तुम्हारा आज से मेरे नाम में कभी भी नाइटहुड नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मुझे ये नाइटहुड नहीं चाहिए, तुम्हारा दिया हुआ कोई भी टाइटल
नहीं चाहिए। और बोलते हैं ना, समय का फेरा ऐसा फेरा कि वही पंजाब, वही अमृतसर से एक बच्चा जो जलियांवाला बाग के टाइम में नहीं, उसके बाद में पैदा हुआ था, वो बाद में जाके अराउंड 70 बोला जाता है शायद, आई थिंक इट वाज 70 इयर्स, उसमें बाद जाके उसे इंडिया से जाके इंग्लैंड में जाके भरी एक, बोलते हैं ना, एक ऑडिटोरियम में, भरी सभा में उसने जनरल डायर को शूट किया था। शूट करके वो भागा नहीं, इट वाज उधम सिंह, वो भागा नहीं, वो वहीं पे रहा कि अरेस्ट के, वो उसने डरा नहीं दिखाया कि भाई आज लेके मैंने वो चीज़ को पूरा किया। मतलब उसने शो किया कि भाई मैं कोई कल्प्रिट नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, लेकिन इस आदमी ने उस जगह पे हमारे भारत के इतने लोगों को मारा था, उसका बदला तो लेना था, और उसने वो बदला लेके दिखाया था। So this is for today, and next class we are going to read about and the details about other movements, जिनमें से खिलाफत मूवमेंट है, और बाकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सत्याग्रह के साथ ही, जैसे हमने बताया था कि सत्याग्रह डे जो कि 6 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह डे इनिशिएट किया था, तो उसी में ही उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का फाउंडेशन स्टोन डाल ही दिया था। ओके, सी यू देयर।